हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। दोस्तों, मैं शुभम और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो पे। तो मैं जब एमबीबीएस करने जा रहा था एब्रॉड में, तब बहुत सारी परेशानियां आई थी, बहुत सारे डाउट्स थे मेरे मन पे जो कि मुझे कहीं पे भी नहीं मिले थे। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस मैंने देखे थे, लेकिन उसमें ये सब नहीं मिला था जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मेरे साथ बने रहिए और आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं एब्रॉड में, या कोई भी कोर्स अगर एब्रॉड में आप करना चाहते हैं, तो वहाँ का कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि आपको स्टडी में भी कोई प्रॉब्लम ना हो और वहाँ पे स्टे के दौरान भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं कोशिश करूँगा आपका जितना भी डाउट्स हो सकता है या डाउट है उसको क्लियर करने की। तो मेरे साथ बने रहिए आज की इस वीडियो पे। तो जो पॉपुलर कंट्री है एमबीबीएस करने के लिए, यूएसए, रशिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब के हिसाब से मैं आज का ये वीडियो पे बताऊंगा। तो अगर आप इनमें से कोई कंट्री में अगर जा रहे हैं या एमबीबीएस परस्यू करने के लिए जा रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप कर सकते हैं, आपको वेल रिसर्च और वेल इन्फॉर्म्ड होना पड़ेगा। ये आप कैसे कर सकते हैं? आप आइदर इंटरनेट से सर्च कीजिए, यूट्यूब में सर्च कीजिए, वहाँ के लोग कैसा खाना खाते हैं, कैसे रहते हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ये सब के बारे में आप देखिए। और सबसे बढ़िया तरीका जो है वो है कि किसी सीनियर को कांटेक्ट कीजिए। अगर आपके जान पहचान में कोई सीनियर्स हैं जो कि वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ते हैं, तो उनसे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कीजिए। और अगर आपकी जान पहचान में कोई नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, फेसबुक पे बहुत सारे पेजेस रहते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के, ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूट के रहते हैं। तो आप वहाँ पे जाइए और वहाँ के मेंबर्स को देखिए कौन कौन है, उनमें से किसी को कांटेक्ट कीजिए और इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कीजिए वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, ये सब के बारे में। और एक तरीका ये हो सकता है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट्स में जा सकते हैं। अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट पे, जो कि एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे अगर पढ़ना चाहते हैं, तो www.azmi.kg ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है उनका। तो वहाँ पे जाइए और वहाँ पे कुछ ऑफिशियल नंबर्स रहते हैं, तो कांटेक्ट के लिए उनको कांटेक्ट कीजिए या तो ईमेल कीजिए, और वो लोग आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड जो चीज़ है जो आप लोग कर सकते हैं कि आपका बैक पैकिंग के टाइम पे आपको क्या क्या जानना चाहिए। मुझे बैक पैकिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक होता है, कोई भी नहीं बताता आपको। तो आप जब जा रहे हैं, तो जब बैक पैक कर रहे हैं, तो आप इंश्योर कीजिए कि आप वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, आपको कोल्ड वेदर के लिए स्वेटर, शू, ये सब रखना पड़ता है। अगर आप नहीं रखे हैं तो वहाँ पे जाके आपको ख़रीदना पड़ेगा। और नए स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही दिक्कत होता है कि पहले 2-3 दिन में जाके ख़रीदना। लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट पे सीनियर्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं और वो आपको हेल्प करेंगे ये खरीदने के लिए। अगर आप नहीं खरीद पा रहे, आपका बैक पैकेज अलाउंस अगर ज़्यादा हो गया है, ज़्यादातर बैग का जो वेट रहता है वो 24 से 25 केजीज तक रहता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए 42 केजीज तक भी कर दिया गया है। लेकिन ज़्यादातर आप ऑन एवरेज जितने भी फ्लाइट्स रहते हैं वो 24 केजीज तक रहते हैं। तो उसके हिसाब से आप बैग पैक कीजिए, जिससे कि आपको वहाँ पे जाने के बाद, एयरपोर्ट पे जाने के बाद आपको दिक्कत ना हो। और वहाँ पे आपको तो ये पता होगा कि आपका जो हैंडबैग है, वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कुछ कैरी कर सकते हैं, आपका लैपटॉप, मोबाइल कैरी कर सकते हैं। लेकिन आपका जो लगेज बैग रहता है, जो बड़ा बैग रहता है, आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कोई भी नहीं रख सकते। वो आपके इंस्ट्रक्शन मैनुअल पे दिया रहता है जिस भी एयरपोर्ट में आप जा रहे हैं। तो आप वहाँ पे भी चेंजेस कर जाते हैं कि आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा वहाँ पे आपको रहने के लिए, वहाँ के कंट्री के हिसाब से आपको रहने के लिए। तो सबसे बढ़िया चीज़ आप क्या कर सकते हैं, अभी से कुछ वर्ड्स सीख सकते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। जैसे कि आप अगर रशिया जा रहे हैं, तो वहाँ पे कैसे हेलो बोलते हैं, कैसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, कैसे ग्रीटिंग्स करते हैं। और अगर आप कुछ खरीदने जाएँ तो कैसे आप बात कर सकते हैं, वो छोटे छोटे चीज़ आपको पहले से सीखना चाहिए। वैसे आपको ये सिखाया जाता है इंस्टीट्यूट पर जाने के बाद। लैंग्वेज का 2 सब्जेक्ट रहता है। एक लोकल लैंग्वेज जो कि वहाँ का किर्गिस्तानी लैंग्वेज है, किर्गिज लैंग्वेज है, और दूसरा रशियन लैंग्वेज जो वहाँ पे होल कंट्री पे चलता है, हर कोई समझ सकता है। तो आप ये कर सकते हैं कि रशियन लैंग्वेज कुछ सीख सकते हैं, कुछ बेसिक वर्ड्स सीख सकते हैं, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा वहाँ पे जाने के बाद। अभी आ जाते हैं बैंक अकाउंट के बारे में। मुझे ये चीज़ नहीं पता था, इसलिए मुझे 1 साल तक बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी। और
आपको एक ऐसा बैंक अकाउंट करना होगा जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, यानी कि फॉरेक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, जो कि फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट रहता है। तो ये कोई भी बैंक से आप करवा सकते हैं, स्टेट बैंक से, एक्सिस बैंक से, कहीं से भी करवा सकते हैं। मेरी माने तो आप कोई प्राइवेट बैंक से करवाए, जिससे कि आपको एक्सचेंज फी बहुत कम कटेगा। वहाँ पे बैंक वालों से बात कीजिए कि इसमें से कितना एक्सचेंज फी कटेगा। और एक रहता है जो कि उस कंट्री के लिए बस एक कार्ड रहता है, तो वो भी आप बना सकते हैं, या तो फॉरेक्स कार्ड बना सकते हैं जो कि कोई भी कंट्री में आपको हेल्प करेगा। फॉरेक्स कार्ड बनाना सही रहता है, क्योंकि आप अगर बाहर से इंडिया को आ रहे हैं, वहाँ से आप जब आ रहे हैं तब क्या होता है, कई बार आपको बीच में कोई अलग कंट्री में रुक के फिर से आना पड़ता है। जैसे कि कई बार क्या हुआ है, जब पाकिस्तान के साथ हमारा झगड़ा हो गया था, जब एयर स्पेस बंद हो चुका था, तब हमारा जो फ्लाइट रहता है वो वहाँ से टेकअप करके पाकिस्तान के छोटे से पार्ट होके इंडिया को आता है। तो क्या होता था, वो फ्लाइट सब बंद हो चुके थे क्योंकि पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद हो गया था। तो हमें क्या करना पड़ा था, हमें यूएई, यूनाइटेड अरब से होके, यानी कि दुबई से होके फिर से आना पड़ा था। तो अगर आपके पास फॉरेक्स एक्सचेंज कार्ड होगा तो आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, वहाँ से आप पैसा निकाल सकते हैं किसी भी कंट्री से। और एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप इंडियन करेंसी अगर लेके जा रहे हैं, अगर लेके जाने के लिए सोच रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, इंडियन करेंसी छोड़ के आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए डॉलर्स में। और ये कहीं पे भी हो सकता है, एयरपोर्ट में हो सकता है अगर आप एक्सचेंज करवाना चाहते हैं। लेकिन मेरी माने तो एयरपोर्ट पे एक्सचेंज मत करवाइए, क्योंकि एयरपोर्ट में एक्सचेंज फी ज़्यादा लग जाता है, आपको बहुत ही नुकसान हो जाता है जब आप एक बल्क में ज़्यादा पैसा को एक्सचेंज करवाते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपका जो इंडियन करेंसी होगा उसको आप कोई डीलर से, जो कि अब दिल्ली से ज़्यादातर लोग जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे डीलर्स रहते हैं सिर्फ एक्सचेंज के लिए, और वो लोगों का सही रहता है एक हिसाब से। तो आप उनसे एक्सचेंज करवा दीजिए, जो कि सबसे बढ़िया चीज़ रहेगा। या तो आप ये करवा सकते हैं कि आप अपने अकाउंट में डाल के वहाँ पर फॉरेक्स कार्ड से निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है, कभी कभी हमें पता नहीं रहता कि वहाँ पर काम देगा या नहीं। और ज़्यादातर वीज़ा कार्ड हर जगह पर चल जाता है। इंडिया का जो वीज़ा कार्ड जनरली रहता है वो वहाँ पे भी चल जाता है, मैं जहाँ पे रहता हूँ, और फॉरेक्स कार्ड भी चल जाता है। तो दोनों कार्ड आप कैरी कीजिए, जो इंडिया वाला कार्ड है, जो फॉरेक्स कार्ड है। अभी आ जाते हैं ऑन अराइवल। आपको वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको क्या क्या करना पड़ेगा। वहाँ पे पहुँचने के बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूट के अपने अपने गाड़ी वहाँ पे लग गए होते हैं, जिससे कि आप वहाँ से जा सकते हैं। बहुत सारे सीनियर्स वहाँ पे रहते हैं आपको वेलकम करने के लिए। मैं जब गया था तो वहाँ पे सीनियर्स ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे, और आपका लगेज के लिए एक अलग गाड़ी आया था, और हमारे लिए 2-3 अलग गाड़ी आया था जितने हम बच्चे गए थे। तो सीनियर्स के साथ हम मिलके वहाँ इंस्टीट्यूट तक पहुँचे थे। और एक चीज़ आपको करना पड़ता है, वहाँ पे जाने के बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन बनाना पड़ता है एक, और आपको एक कार्ड देते हैं जिसको चिस्की बोला जाता है वहाँ पे, मैं जहाँ पे रहता हूँ। तो वो क्या होता है, स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड होता है, जो कि आपको इंस्टीट्यूट देता है। तो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीनियर्स हेल्प कर देते हैं। और अगर आप किसी और कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे आपको खुद बनाना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं कि आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को जाके आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन बना सकते हैं। लेकिन जनरली ये आपको कॉलेज हेल्प करता है। मैं जहाँ पे पढ़ता हूँ वहाँ पे सीनियर्स हमको ये हेल्प किए थे। और आप इंश्योर कीजिए आपके साथ पासपोर्ट कॉपी है, पासपोर्ट जो आप बनाए हैं उसका कॉपी है, आपके पास फोटोज़ है, जो कि मेरे टाइम पे मैं 60 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके गया था, जो कि कम हो गया था, मुझे और फोटोज़ बनाना पड़ा था। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा 60 नॉर्मली सही रहता है। तो 60 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लीजिए और पासपोर्ट कॉपी ले लीजिए, और वहाँ पे आपको वीज़ा मिलेगा, वीज़ा का भी एक कॉपी निकाल लीजिए। और आपका जो मार्कशीट्स है उसको आप अपने साथ रखिए, और इंश्योर कीजिए आप उसको सही सलामत रखे हैं। और अभी आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, लेकिन बहुत कम लोग इस पे जोर देते हैं, इंटरनेशनल कॉलिंग पे। अगर आप वहाँ पे हैं तो आपको इंटरनेशनल कॉलिंग करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप कॉलिंग बेस्ट होता है इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए। हम जब भी बात करते हैं जनरली व्हाट्सएप कॉल में बात करते हैं, क्योंकि आजकल हर कोई पेरेंट्स के पास, हर किसी के पास स्मार्टफोन है, जिससे कि ये ईजी हो जाता है कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स के पास या तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन नहीं है, कोई कीपैड मोबाइल है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ ऐप्स आते हैं जिसपे कि आप पैसा डाल सकते हैं। जैसे कि आप अपने जनरल एयरटेल या जियो पे आप पैसा डलवाते हैं,
हैं वैसे आप उस ऐप पे पैसा डलवाइए। जो रिसीव कर रहा है उसको नेट की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कोई कीपैड का मोबाइल भी रखा है, आप वहाँ से कॉल कर सकते हैं बिना स्मार्टफोन के भी, तो ये चल जाएगा। और वहाँ पे कुछ पैसे कटते हैं, जैसे कि 1 मिनट का 100 सोम रहता है वहाँ का करेंसी, तो वो इंडियन करेंसी के साथ सेम ही रहता है। और वहाँ पे जाने के बाद आपको पहले तो सीनियर्स के साथ आपको बातचीत करना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या मिलता है। आपको कुछ डेली यूज चीज़ें वहाँ से लेना पड़ता है, जैसे कि बाल्टी हो गया और मग हो गए और आपका जो स्वेटर्स हो गए, स्नो शू हो गए, ये सब आपको ख़रीदना पड़ता है। तो आप कभी भी अकेले जाने की कोशिश मत कीजिए। आप जितने भी वेल इन्फॉर्म हो, इंटरनेट से कहीं से भी सर्च कर लिए हों, लेकिन एक प्रैक्टिकल चीज़ अलग होता है और थ्योरी में आप अगर सुनते हैं किसी से या कहीं से पढ़ते हैं तो वो अलग चीज़ होता है। तो आप सबसे पहले वहाँ पे जाके किसी सीनियर के साथ पहले जाइए और मार्केटिंग कीजिए, मैं आपको यही सलाह दूंगा। और आप करेंसी के बारे में हमेशा अपडेट रहिए, क्योंकि करेंसी हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। डॉलर अगर चेंज हो तो वहाँ का जो लोकल करेंसी है वो भी चेंजेस होता रहता है। जो रशिया का लोकल करेंसी है रूबल, किर्गिस्तान का लोकल करेंसी है सोम, और आप उसमें क्या क्या डिफरेंस है वो देख लीजिए और उसके हिसाब से आप प्रिपेयर रहिए। अभी आ जाते हैं वहाँ के फूड के बारे में। वहाँ के लोग क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं और क्या आप उनके हिसाब से खा सकते हैं कि वहाँ के लोग क्या क्या खाते हैं। एक पिरोस्की बोल के आता है, जो कि मैं आपको उसका फ़ोटो दिखा रहा हूँ साइड में, और वो एक ब्रेड टाइप का होता है। और एक लिपोस्की बोल के आता है, वही ब्रेड टाइप का ही होता है। बर्गर, पिज़्ज़ा और नूडल्स कुछ खाते हैं। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग मेस, अलग अलग हॉस्टल रहता है। मैं जहाँ पे रहता हूँ एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट पे, वहाँ पे इंडियन हॉस्टल अलग है, पाकिस्तानी हॉस्टल अलग है, अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग हॉस्टल्स हैं। और हॉस्टल के साथ मेस अटैच हैं और मेस उस कंट्री के हिसाब से है, यानी कि आप अगर इंडियन हैं तो इंडियन खाना ही खाएंगे, इंडियन मेस में ही रहेंगे और आपको दाल, चावल, पूरी, सब्जी, बिरयानी ये सब ही मिलेगा जो कि आप यहाँ पे खाते हैं। तो आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ पे जाके क्या खाएंगे, क्या करेंगे। और बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि वहाँ पे जाने के बाद हमको वहीं पे हॉस्टल में ही रहना है या हम चाहे तो बाहर भी जा सकते हैं। तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूट के लिए अलग अलग रूल्स रहते हैं। मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैं जब गया था तो 1 साल आपको कंपलसरी था वहाँ पे रहने के लिए हॉस्टल्स में। इसके बाद जब आप थोड़ा जान जाएंगे वहाँ का माहौल तो आप जा सकते हैं बाहर और बाहर रह सकते हैं अपने खर्चे के साथ। लेकिन अभी के हिसाब से 2 साल शायद कंपलसरी कर दिया गया है, जिससे कि आपको 2 साल हॉस्टल में ही रहना है और उसके बाद आप बाहर जा सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। होप आप लोगों को कुछ ना कुछ नया चीज़ जानने के लिए मिला होगा और मैं ऐसे ही ट्राई करता रहूँगा कि जो भी मेरे दिमाग पे आ जाए कि ये बताना ज़रूरी है तो मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।